सबसे पहली बात उस तस्वीर की जो देश के लिए गौरव की बात है। अब हमारी सेना को दुश्मनों पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत पर MiG मतलब MiG-29 के फाइटर जेट की रात में पहली बार लैंडिंग कराकर उस उपलब्धि को हासिल कर लिया है जो कल तक सपना हुआ करती थी। रात में सफल लैंडिंग का मतलब है कि अब सेना को युद्ध के समय दुश्मन पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करना होगा। भारतीय सेना अब रात में भी दुश्मन पर धावा बोल सकेगी। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट के अलावा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और कामोव हेलीकॉप्टर तैनात हैं, लेकिन MiG-29 में की ताकत जो है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है। जाहिर है ये सेना की ऐसी उपलब्धि है जिसने हर देशवासी को गर्व से भर दिया है। तो क्या है इस लैंडिंग की खास बातें और इस उपलब्धि पर क्यों है सेना को नाज, चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। रात के घने अंधेरे में आत्मनिर्भर भारत की ये सबसे ताकतवर तस्वीर है। बुधवार की रात भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट की पहली बार लैंडिंग कराई गई। जब विक्रांत अरब सागर में अभियान पर था, इस सफल लैंडिंग के साथ ही भारतीय नौसेना ने एक और कीर्तिमान दर्ज दिया। रात में सफल लैंडिंग का मतलब है कि युद्ध के समय आप दुश्मन पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करते, बगैर वक्त गंवाए घातक हमला करते हैं। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट के अलावा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और कामोव हेलीकॉप्टर तैनात हैं। लेकिन MiG-26K की ताकत सबसे ज्यादा है। इससे पहले फरवरी के महीने में भी मेड इन इंडिया LCA तेजस के साथ MiG-29K की आईएनएस विक्रांत पर सफल लैंडिंग कराई गई थी, लेकिन तब ये कमाल दिन के उजाले में हुआ था और अब महज 3 महीने बाद ही रात में लैंडिंग कर नौसेना ने अपनी मजबूत सैन्य क्षमता का सबूत पेश किया है। इससे जंग के दौरान हमारे फाइटर जेट रात में भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग कर पाएंगे। इससे दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ जासूसी करना भी आसान हो जाएगा। विक्रांत पर MiG-29K की लैंडिंग के बाद नौसैनिक ने फाइटर जेट को सही जगह पर पार्क होने का रास्ता दिखाया। MiG-29K चौथे जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी अधिकतम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। हथियारों के साथ कॉम्बैट रेंज 850 किलोमीटर है। अधिकतम 57,400 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। ये विमान कई तरह की मिसाइलों और हथियारों से लैस है। इसमें नेविगेशन और लक्ष्य को भेदने की बेहतरीन क्षमता है। ये विमान गश्त लगाने के साथ साथ दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है और दुश्मन की हवाई गतिविधियों की टोह लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम है। MiG-29 के जेट आईएनएस विक्रांत के फाइटर फ्लीट यानी लड़ाकू बेड़े का हिस्सा है। इन विमानों को करीब 1 दशक पहले भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 साल तक ये लड़ाकू विमान नेवी के लिए कारगर साबित होगा। इस फाइटर जेट पर हवा से शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये टीवी गाइडेड और लेजर गाइडेड बम से भी लैस होता है। भारतीय नौसेना के पास करीब 44 MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 12 MiG-29K विक्रांत पर तैनात रहेंगे। कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस तैनात हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 26 राफेल की तैनाती भी होगी। विक्रांत पर 30 विमान, 18 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर की तैनाती की क्षमता है। स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत भारत का सबसे ताकतवर युद्धपोत है, जिसे घातक हथियारों और लड़ाकू विमानों से लैस करने की तैयारी जारी है। विक्रांत पर MiG-29K की नाइट लैंडिंग इस युद्धपोत को अजय योद्धा बनाने की दिशा में उठाया गया एक और अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुश्मन के होश उड़ा देने वाली उड़ान के बाद
लैंडिंग के बाद हौसले की उड़ान की बात कर लेते हैं। लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह की उड़ान जारी है। हाल ही में फ्रांस में हुए ओरियन अभ्यास में वो शामिल हुई, जहां उन्होंने पहली बार राफेल को उड़ाया। उनका ये साहस देश की कई बेटियों को प्रोत्साहित कर रहा है। पायलट है तो पुरुष और फ्लाइट अटेंडेंट है तो महिला। ये सोच अब बीते जमाने की हो चली है। लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने ये सारी धारणाएं तोड़ दी हैं। आज उनके नाम राफेल जैसे लड़ाकू और अत्याधुनिक विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट का तमगा हासिल है। भले ही राफेल पायलट के लिए चयन प्रक्रिया बेहद हार्ड है, लेकिन जोश और हिम्मत की मिसाल शिवांगी ने इन तमाम चुनौतियों का सामना कर इस मुकाम को हासिल भी किया। शिवांगी सिंह को भारतीय वायुसेना में एक ट्रेल ब्लेजर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनकी उपलब्धियां यहीं खत्म नहीं होती हैं। वो हाल ही में फ्रांस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेने के लिए तैयार इंडियन एयरफोर्स टीम का हिस्सा भी रही। इस युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और नाटो देश में भी भाग लिया। जहां भारत ने देश के बाहर पहली बार अपने राफेल विमान भेजे। बेशक शिवांगी के लिए ये मौका राफेल जैसे लड़ाकू विमान उड़ाने में अपने कौशल का प्रदर्शन कर इतिहास में अपनी जगह को और मजबूत करने जैसा था। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारे एयरक्राफ्ट को बहुत ही अलग अलग रोल्स में एम्प्लॉय किया गया एंड हमें बहुत चीजें सीखने को मिली हैं। हम उस चीज को अपनी कंट्री में भी यूज करेंगे एंड वी विल बी द बेस्ट। मैं बहुत लकी फील करूंगी कि मुझे ये एक्सपीरियंस मिला एंड वर्क कल्चर में एवरीथिंग इज सेम। कोई डिफरेंस नहीं है कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा अनुभव है कि मैं एक इतने एडवांस लड़ाकू विमान को उड़ा रही हूँ। दुनिया के मौजूदा हालात, चीन के साथ सीमा पर ताल्लुकात, इन सब माहौल के बीच राफेल को उड़ाने की चुनौतियों पर शिवांगी का ये सधा अंदाज आपको यकीनन जोश और उम्मीद से भर देगा। हमारी चुनौती एयरक्राफ्ट से ही रिलेटेड है और एयरक्राफ्ट वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसकी वजह से ही हम अभी भी वहाँ पे हैं एंड हम सारे एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रहे हैं। वाराणसी शहर के फुलवरिया गांव की रहने वाली शिवांगी सिंह बचपन से ही आसमान में उड़ना चाहती थी। सो उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की, 12वीं क्लास में अव्वल आई और इसके बाद शिवांगी जैसे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ चली। 2015 में शिवांगी ने वायुसेना की परीक्षा पास की और 1.5 साल की ट्रेनिंग ली। 2017 में शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। उनके असाधारण कौशल और प्रतिभा ने उन्हें भारतीय वायुसेना के महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच में कमीशन दिलाया। इसके बाद शिवांगी ने MiG-21 बाइसन विमान भी उड़ाया और अब शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हुई हैं। कहते हैं कि उड़ान वही भरते हैं जो ऊंचा उड़ने का ख्वाब देखते हैं। बस फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह उस ऊंची उड़ान वाले सपने को ही हकीकत में बदलती चली जा रही हैं। न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेश में भी, जहां पर पहली बार रफाल लड़ाकू विमान ने फ्रांस में हुए कई देशों के युद्धाभ्यास के दौरान वहां हिस्सा लिया। और इस वक्त जब रूस यूक्रेन युद्ध जैसे हालात हैं, लद्दाख में चीन के साथ जिस तरह का तनाव है, इस बीच शिवांगी सिंह जैसी महिला पायलट भी पुरुष पायलट के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर अपनी काबिलियत को दिखा रही हैं। लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह की ये उपलब्धि हिंदुस्तान की दूसरी युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो आसमान की अनंत ऊंचाई को छू लेने की ख्वाहिश रखती हैं। अंबाला से मनजीत सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और जमीन से लेकर आसमान तक भारत स्वदेशी का दमखम दिखा रहा है। देश में ड्रोन क्रांति की शुरुआत तो हो ही चुकी है। बड़े पैमाने पर निजी कंपनियां ड्रोन बना भी रही हैं। इसी कड़ी में एक निजी कंपनी ने एक ऐसा नैनो ड्रोन बनाया है जो आतंकियों के खिलाफ अभियान से लेकर दुश्मन की जासूसी तक में अहम भूमिका निभा सकता है। ये ड्रोन खासतौर पर सेना के लिए तैयार किया गया है और सेना ने इस नैनो ड्रोन को खरीदना शुरू भी कर दिया है।
इमारत के अंदर चक्कर काट रहा ये ड्रोन है तो बेहद छोटा, लेकिन बड़े काम का है। आतंकी चाहे किसी इमारत में छिपे हों या लोगों को बंधक बनाए हुए हों, इस नैनो ड्रोन की मदद से लाइव तस्वीरें ली जा सकती हैं और आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त किया जा सकता है। दावा है कि ये देश में बना अब तक का सबसे छोटा ड्रोन है, जिसे खास तौर पर सेना के लिए तैयार किया गया है। देश का ये सबसे छोटा ड्रोन खास तौर पर डिफेंस के लिए तैयार किया गया है, सेना के लिए तैयार किया गया है। किसी बिल्डिंग में अगर टेररिस्ट छुपे हुए हैं तो कितने टेररिस्ट अंदर हैं, क्या क्या हथियार उनके पास हैं, अगर होस्टेजेस हैं तो कितने होस्टेजेस हैं, किस कंडीशन में हैं, ये सब कुछ जानकारी के लिए आप किसी जवान को सीधे बिल्डिंग के अंदर नहीं भेज देते। उस कंडीशन में ये ड्रोन काम करेगा। इस ड्रोन का नाम रखा गया है दूत मार्क 1। दावा है कि इस ड्रोन को हैक नहीं किया जा सकता। इस ड्रोन का वजन महज 250 ग्राम है। ये ड्रोन 700 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। 30 मिनट तक बगैर रुके उड़ान भर सकता है। -10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक तापमान में भी काम करता है। ड्रोन से मिलने वाले आउटपुट को रियल टाइम में मल्टीपल लोकेशन और मल्टीपल स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, ये मेरी हथेली से ही उड़ चुका है और अब पूरे इस ऑफिस का एक राउंड लगाएंगे हम ड्रोन के जरिए और दिखाते हैं कि कैसे ये किसी बिल्डिंग के अंदर जब पहुंचता है तो कोने कोने की जानकारी हासिल कर सकता है। मतलब बिल्डिंग के अंदर कितने टेररिस्ट हैं, कितने हॉस्टेजेस हैं, क्या क्या हथियार उनके पास हैं, या फिर क्या कुछ अंदर की मूवमेंट है, वो सब कुछ इस ड्रोन के जरिए आपको जानकारी मिल सकती है। खास बात ये भी है कि इसे आप एक कम हाइट पर भी रखकर स्टेबल कर सकते हैं और चारों तरफ का जो व्यू है आपको वो मिल सकता है। मतलब ड्रोन एक छोटी सी ऊंचाई पर ही रुक जाएगा, यानी कि अगर नीचे कहीं पर कोई छुपा हुआ है, कोई हथियार छुपाया गया है तो उसकी भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इस ड्रोन में AI सेंसर भी लगाए जा रहे हैं। मतलब अगर टेररिस्ट छुपे हुए हैं और कहीं से कोई किसी टेररिस्ट कोई उंगली भी दिख रही है तो ये कैच करके उसका इनपुट जो भी डिफेंस के लोग हैं उन तक इस तरह से स्क्रीन में पहुंचाएगा। – 2021 में मयंक प्रताप सिंह ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा में नैनो ड्रोन का स्टार्टअप शुरू किया। ये कंपनी नैनो ड्रोन के डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम कर रही है। मयंक का कहना है कि भारतीय सेना के साथ इस नैनो ड्रोन का सफल टेस्ट हो चुका है और सेना में इस ड्रोन की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने फरवरी 2022 से हमने काम करना शुरू किया कि इंडिया का पहला मेड इन इंडिया नैनो ड्रोन जो कि बिल्डिंग के अंदर जाके जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको लाइव अपडेट दे सके सर। और इसी डायरेक्शन में हमने काम करना शुरू किया एंड 3-4 महीने बाद हमने इसका प्रोटोटाइप बनाया और इंडियन आर्मी के जो नॉर्दर्न कमांड में एक इवेंट होता है नॉर्टेक 2022 जो कि मई 2022 में उधमपुर में हुआ था कश्मीर में, उसमें हमने अपना जो प्रोटोटाइप है वो हमने डिस्प्ले किया था। वहां पे और भी जो डिफेंस जगत की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ड्रोन बना रही हैं वो भी सारे लोग वहां पे थे। तो पहली बार हमने अपना जो इनोवेशन है, जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो वहां पे हमने शोकेस किया था। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, सबकी कंपनीज के पास बड़े बड़े ड्रोन्स रखे हुए थे। सर इसकी अभी हमारी कंट्री में थोड़ा सा वो है कि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करने की थोड़ी सी हिचक है। दवाओं की होम डिलीवरी से लेकर सैन्य ऑपरेशंस में ड्रोन की भूमिका अहम हो चली है। भारतीय सेना बड़े पैमाने पर नैनो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। नैनो ड्रोन की मदद से न सिर्फ आतंकी वारदातों पर लगाम लगाई जा सकती है, बल्कि दुश्मन के ठिकानों में चल रही गतिविधियों की सही और सटीक जानकारी भी हासिल की जा सकती है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान वो देश है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल विकास के लिए करता है और इसी सोच की बदौलत हम दुनिया में लोकतंत्र के सबसे बड़े रक्षक कहलाते हैं।
और इसी सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, जो अपने आप में काफी ज्यादा खास और ऐतिहासिक है। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी कि 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। लोकतंत्र का नया मंदिर तैयार है, जो अपने आप में खास और ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन में सेंगोल यानी राजदंड को स्थापित किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं 28 मई को होने वाले भव्य समारोह में सेंगोल को कैसे स्थापित किया जाएगा। रविवार 28 मई सेंगोल को नए संसद भवन लाया जाएगा। सेंगोल को तमिल रीति रिवाज के तहत लाया जाएगा। तमिलनाडु की इस परंपरा को क्लासिकल वाद्य यंत्र नादा स्वारम अगुवाई करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस जुलूस परंपरा में शामिल होने की भी उम्मीद है। इस बीच पहले से लोकसभा के वेल में तमिलनाडु से आए शैव मठ के अधिनम्स यानी पुजारी रहेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री पुजारियों से मुलाकात करेंगे, सेंगोल पर पवित्र जल छिड़का जाएगा। इस दौरान तमिल मंदिर के गायक ओदवर्स कोलारू पदिगम गाएंगे और नादा स्वारम बजता रहेगा। पवित्र परंपरा के बाद लोकसभा स्पीकर की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी को सेंगोल सौंपा जाएगा और आखिर में नई संसद में पीएम मोदी सेंगोल को स्पीकर के पोडियम के आगे ग्लास केस में स्थापित करेंगे। आजाद भारत में बनी नई संसद के उद्घाटन का इंतजार पूरे देश को है। 28 तारीख को सुबह से ही विजय चौक से लेकर नई संसद तक चहल पहल शुरू हो जाएगी। सुबह 7:15 पर विजय चौक में प्रधानमंत्री का प्रवेश होगा। 7:30 से 8:30 बजे तक गांधी प्रतिमा के पास पंडाल में पूजा अर्चना होगी। सुबह 8:30 बजे से प्रधानमंत्री मोदी और सम्मानित सदस्यों की चैम्बर विजिट होगी। 9 बजे से 9:30 बजे के बीच प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वहां से प्रस्थान कर जाएंगे। सुबह 11:30 बजे मेहमानों का आगमन होगा। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी और सम्मानित सदस्य आएंगे। 12:07 पर राष्ट्रगान गाया जाएगा। 12:10 पर उपसभापति का संबोधन होगा। 12:29 पर उपराष्ट्रपति का संदेश होगा, जबकि 12:33 पर राष्ट्रपति का संदेश होगा। दोपहर 12:38 पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का संबोधन होगा। उसके बाद 12:43 पर लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन होगा। 1:05 पर प्रधानमंत्री सिक्का और स्टैम्प जारी करेंगे और दोपहर 1:10 से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। अपनी नई खासियतों के साथ एक और रोचक पहलू इस नए संसद भवन से जुड़ा है। दरअसल संसद भवन की आकृति मध्य प्रदेश के विदिशा के त्रिभुजाकार विजय मंदिर से हूबहू मिलती जुलती है, जो खुद में एक नायाब इंजीनियरिंग की मिसाल है। और अब 28 मई को देश का इतिहास ही नहीं बल्कि पुरातन संस्कृति और सभ्यता की झलक का साक्षी पूरा देश बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कर लेते हैं, जिनका दरबार गुजरात के अहमदाबाद में सजने वाला है। अब अगले कुछ दिनों तक वहां बागेश्वर की मौजूदगी रहेगी। गुजरात के 3 अलग अलग शहरों में उनका ये भव्य दरबार लगेगा, जिनमें बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले अहमदाबाद में बाबा का बड़ी फूलमाला पहनाकर भक्तों ने भव्य स्वागत किया था। बाबा बागेश्वर ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया था। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया। अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए
लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया। और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कुछ दूसरी खबरों की कर लेते हैं। देखिए, इतिहास रचना नए हिंदुस्तान की आदत सी बन गई है। नदी के नीचे चलती हुई मेट्रो के साथ कोलकाता फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। असल में वहां लोग अंडर वाटर मेट्रो से यात्रा करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये अंडर वाटर मेट्रो सेवा इस साल के आखिर में जनता के लिए शुरू भी कर दी जाएगी। क्या है इस अंडर वाटर मेट्रो की खासियत, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। रिवर के नीचे से ये जो मेट्रो रेलवे है वो चलेगा और उस लगभग बनकर तैयार हो चुका है, तय हो चुका है वक्त। कहा जा रहा है कि इस ये जो वर्ष है यानी 2023 उसके खत्म होते तक देश के जो इतिहास है उसके साथ एक नया जो एक है आप कह सकते हैं अनोखी चीज वो जुड़ जाएगा। ये मेट्रो सर्विस शुरू हो जाएगी और देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस वो शुरू हो जाएगा। नदी के नीचे चलती हुई मेट्रो के साथ एक बार फिर कोलकाता इतिहास रचने को तैयार है। हाल ही में अंडर वाटर टनल में मेट्रो का ट्रायल रन हुआ। रिवर का जो बेड है, जो बॉटम है, उससे वी आर अप्रोक्सीमेटली 13 to 15 मीटर बेलो, and top of the river we are around 30 to 33 meter below the year, and that's why because of this the Howrah station, which is adjacent to this river, there is the deepest station, metro station in India. It is almost 35 meter below the ground level. भारत में ये पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना खुद में इंजीनियरिंग की नायाब और अनोखी तकनीक है, जिसमें तमाम सुविधाओं के साथ यात्रियों की सुरक्षा पर भी फोकस किया गया है। इसमें जो मेजर सिस्टम है कोई भी टनल में, स्पेशली दिस टाइप ऑफ टनल में, वो है टनल वेंटिलेशन सिस्टम। बिल्कुल। इसमें ये है जो कोई कारण से मान लीजिए कोई ट्रेन डिसेबल हो जाए तो इमीडिएटली इवैक्यूएशन करना है, बट एट द सेम टाइम जो टनल में नॉर्मली जब टनल में ट्रेन मूव करता है तो ट्रेन इटसेल्फ एक्ट्स एज ए पिस्टन इफेक्ट। उसमें क्या है ना, आगले वाला जो एयर को प्रेस करता है, पीछे वैक्यूम होता है, तो एयर सर्कुलेशन चलता रहता है। लेकिन जैसे गाड़ी खड़ा हो जाएगा तो सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को टनल वेंटिलेशन फैंस आर देयर, that will immediately start automatically. It will start and it will give the circulation of the air so that passengers will not feel uncomfortable. मान लीजिए अगर बीच में इस तरीके से अगर आपदा की स्थिति आ गई तो क्या लोगों को इस टनल के जरिए इवैक्यूएट किया जाएगा या फिर वहां पर पॉकेट्स दिए गए हैं पानी के अंदर जब रहेंगे? पानी के अंदर में रहे, पानी के बाहर रहे, कोई भी जगह रहे, टनल अलोंग द टनल हम लोगों का कंटिन्यूअस पाथवे है। सो जहां भी ट्रेन अगर डिसेबल हो जाता है, कोई तरीके से मूव नहीं कराया जा सकता है, इन दैट केस वो गेट ड्राइवर खोल देंगे। अंडर वाटर परियोजना की परिकल्पना साकार होने के बेहद करीब है। जल्द ही ये खास मेट्रो हुगली नदी के नीचे दौड़ेगी, जिसका बेसब्री के साथ इंतजार कोलकाता वासी कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत खुशी है। तो हावड़ा कोलकाता का जो पैसेंजर्स है, दे विल बी वेरी मच हेल्पफुल। द ऑफिस, मेनली द ऑफिस पैसेंजर्स जो, एंड अदर्स पैसेंजर्स विल बी हेल्पफुल, स्टूडेंट्स, कॉलेज। सो इट्स वेरी मच, वी आर ग्रेटफुल, थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट दैट वी आर गेटिंग एडवांटेज ऑफ दिस। बहुत अच्छा लगा, ये नया चीज चालू हुआ। हम लोग का हावड़ा जो रहते हैं हम लोग हावड़ा में, हम लोग को बहुत अच्छा हुआ। बहुत कम समय में हम लोग अब सॉल्ट लेक पहुंचेंगे। कितना दिन में चालू होता है सॉल्ट लेक सेक्टर 5, जो हम लोग का हावड़ा से पहुंचने के लिए बस में बहुत टाइम लगता था पहले, वो मेट्रो चालू होने के बाद शायद आधा घंटा में हम लोग पहुंच जाएंगे।
कोलकाता का ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर एक अनोखा मेट्रो कॉरिडोर है जिसमें एक एलिवेटेड सेक्शन और अंडरग्राउंड सेक्शन और यहां तक कि एक अंडर वाटर सेक्शन भी है। अंडर वाटर सेक्शन का निर्माण अब परीक्षणों के अंतिम चरण से गुजर रहा है। नदी के नीचे मेट्रो के लिए 500 मीटर लंबी रेल टनल बनाई गई है, जो कि जमीन के 32 मीटर नीचे बनाई गई है। ये टनल हावड़ा मैदान से शुरू होकर सॉल्ट लेक सेक्टर 22 तक फैली है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता के कई महत्वपूर्ण इलाकों को न केवल जोड़ेगी बल्कि ये मेट्रो कोलकाता और हावड़ा को भी कनेक्ट करेगी ताकि रोज सफर कर रहे लोगों को इस अंडर वाटर मेट्रो का फायदा मिल पाए। फिलहाल तो टनल में मेट्रो का ट्रायल रन हो गया है। उम्मीद है कि इस साल के आखिर यानी दिसंबर तक ये अंडर वाटर मेट्रो सेवा लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। कोलकाता से ऋतिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात राहत का पैगाम लेकर आए बादलों की। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में बीती शाम से मौसम सुहाना बना हुआ है। आसमान में काले बादल छाए दिखे। कई इलाकों में जोरदार बारिश भी हुई, जबकि कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। गर्मी से झुलसते दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये बादल राहत लेकर आए हैं। बारिश की वजह से तापमान में कुछ कमी दर्ज की गई। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का दौर अभी भी जारी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी खूब बारिश हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का जोश बरकरार दिखा। वहीं सिख समुदाय के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी और बारिश हुई।